सर मैंने अभी सारी क्वेरीज आफ्टर द क्लास करेंगे। अभी जो हम तरीका सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग का, ये बेसिक प्राइस एक्शन से तरीका लिया गया है। इस तरीके के अंदर हमने वेट करना होता है जब भी पैटर्न जनरेट होता है। पैटर्न के जनरेट होने के बाद हम वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर अगर वो पॉसिबिलिटी बनती है जो हमें रिक्वायर्ड है तो फिर हम ट्रेड करते हैं, नहीं तो हम इग्नोर करते हैं। इस तरीके से ज्यादातर हमारे पैटर्न्स हम छोड़ देते हैं, और जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तभी हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब भी एक पैटर्न बनता है उसके बाद अगर पॉसिबिलिटीज को देखा जाए तो 8 से 9 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हर बार एक जैसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो हमें मखसूस पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करना है। जैसे एक पैटर्न है इंगल्फिंग, अब इसकी जगह पे कोई और भी पैटर्न हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे। तो इंगल्फिंग पैटर्न में हमने ये देखा कि जब बायर सेलर को कंट्रोल करते हैं तो उस जगह पे एक सपोर्ट बन जाती है। अगर कोई भी रेड कैंडल आती है वो इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? ऐसा हो सकता है कि एक रेड कैंडल आएगी और इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आए और इतना बड़ी हो जाए, इतनी, या फिर इससे भी बड़ी एक रेड कैंडल बन जाए, या फिर बड़ी बन जाए कि एंगल्फिंग कर ले। तो देखा कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हर बार हमारी रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती। जैसे हमने बोला कि 45% रेड कैंडल आती है विदाउट एनी फिल्टर, 45% रेड कैंडल आती है, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं रेड कैंडल की? 3 पॉसिबिलिटीज है, राइट। और 3 पॉसिबिलिटीज के हिसाब से फिर रिट्रेसमेंट कितनी दफा बन सकती है? 45 को डिवाइड करो 3 से, 15% चांसेस है। कितने? 15%। 15%, मतलब 100 में से 15 पैटर्न में रिट्रेसमेंट होती है, राइट। 45% रिट्रेसमेंट नहीं होगी। कितनी परसेंट रिट्रेसमेंट होगी? 15%। हम अपना माइंड 15%। बनाएंगे कि रिट्रेसमेंट अगर कैंडल आएगी तो वो होगी 15%। 15% डार्क क्लाउड कवर या इनसाइड बार का पैटर्न बनेगा, और 15% इंगल्फिंग का पैटर्न बन सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम पॉसिबिलिटीज के ऊपर गौर करें। तो ये मत सोचो कि अगर ग्रीन कैंडल नहीं आई और रिट्रेसमेंट हर 45% रिट्रेसमेंट के चांसेस है, नहीं, 15% है। ठीक है। तो 15% के हिसाब से ऐसी कैंडल जब बने, अब ये कैंडल कौन सी बन सकती है? इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, पिन बार बन सकता है, हैंगिंग मैन बन सकता है, छोटी सी ऐसे कैंडल बन सकती है नॉर्मल सी, या फिर स्पिनिंग कैंडल बन सकता है। बस शर्त ये है कि ये कैंडल इसी सपोर्ट से टच करके इसी के ऊपर बने। हम काउंट करते हैं कि दिस इज रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट की अदर मीनिंग क्या होती है? एक वीक कैंडल, जैसे कि ये इंगल्फिंग का पैटर्न बना मोटिव के अंदर, मोटिव के बाद इंगल्फिंग का पैटर्न बना है। अब इंगल्फिंग का पैटर्न क्या है? काउंटर है, फॉर एग्जांपल। जैसे ऐसे सेलर्स आ रहे थे और ये इंगल्फिंग का पैटर्न बना, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट कैंडल, इट मींस सेलर्स ने क्या हमें जवाब दिया कि वो हम वीक हो चुके हैं, अब बायर अगर ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मार्केट साइकिल में तो हम एक इस ग्रीन कैंडल के बाद ट्रेड कर रहे थे, कि हम यहां पर ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इस बेसिक प्राइस एक्शन के तरीके से हम यहां पर ट्रेड नहीं, हम यहां पर ट्रेड करते हैं कि दिस इज रिट्रेसमेंट कैंडल, वी कैन गो फॉर नेक्स्ट कैंडल। तो बेसिक प्राइस एक्शन से हम बायर्स। इस कैंडल को भी ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद फिर इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने जैसे मार्केट साइकिल को ट्रेड किया होगा, जिसने 50 ट्रेड किए उसमें से कम 20 ऐसे ट्रेड होंगे ना, कि रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल तो बनी बनी, तभी तो उन्होंने यहाँ पर ट्रेड किया विन करने के लिए। ये तो अपॉर्चुनिटी मिली ना उसको, ये अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उसने मार्केट साइकिल के स्ट्रेटजी से के हिसाब से ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये कैंडल ट्रेड नहीं करनी थी। कौन सी करनी थी? ये करनी थी मार्केट साइकिल में। लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से, इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये भी कैंडल ट्रेड हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रेड हो सकते हैं? 2 ट्रेड हो सकते हैं। तो एक पैटर्न के हिसाब से और दूसरा मार्केट साइकिल के हिसाब से।
तो अगर हम दो स्ट्रेटजीज को आपस में जोड़ना चाहें, एक मार्केट साइकिल और एक रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी को जोड़ना चाहें, तो हम दो स्ट्रेटजी यहां पर जोड़ सकते हैं। तो याद रखिए, ये नोट डाउन कीजिएगा, जब भी मार्केट साइकिल ट्रेड करेंगे तो रिट्रेसमेंट का ट्रेड आप उसके साथ जोड़ सकते हो। तो मतलब दो स्ट्रेटजीज आपने यहाँ पर एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो ऐसे हमने बाय किया। अब यहां से आगे चलते हैं, तो एक एंगल्फिंग जैसे बनती है, अब हमने 1 मिनट का वेट करना है। हर बार 1 मिनट का वेट करेंगे। ये पैटर्न के ट्रेड करने का तरीका ही यही है कि आपको कम से कम 1 मिनट का ट्रेड करना है। कभी 2 मिनट का ट्रेड वेट करना पड़ेगा, कभी 3 मिनट का, कभी 4 मिनट का, कभी 5 मिनट का भी वेट करना पड़ता है। लेकिन हम 1 मिनट का अगर यहाँ पर वेट करें और ऐसे हैमर की कैंडल बन जाए, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। लेकिन इसका शर्त है कि ये हैमर किसी भी सूरत में इस रेजिस्टेंस के नीचे नहीं है। यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बनी। रेजिस्टेंस होगी तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस होगी तो काम नहीं करेगा। रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रांग सेटअप हो उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये अब मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगी। हम इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हुई ट्रेड करने की। दूसरी पॉसिबिलिटीज हुई कि अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो फिर हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक को बाय कर सकते हैं। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर स्पिनिंग कैंडल बन जाए तो हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक को बाय कर सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊं, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो रेड कैंडल होती है, इसका जो ऊपर वाला विक होता है ये बड़ा होता है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर ये विक ऐसे बड़ा है, ये विक ऐसे बड़ा है, वैसे तो जैसे विक बड़ा होगा तो पहली कैंडल जो इंगल्फ करती है बॉडी को, यही कैंडल के बाद रेड कैंडल बनेगी। अगर चलो ना भी बने तो ये कंटिन्यूएशन साइन बन जाए, तो इस बार याद रखो कि ये कंटिन्यूएशन साइन काम नहीं करेगी। इसका रीजन क्या है, हम पहली क्लास में पढ़ के आए कि इसका ये कंट्रोल विक है। ये क्या है, कंट्रोल विक है। मोस्टली तो यही होगा कि पहली कैंडल जैसे एंगल्फिंग बना, एंगल्फिंग के बाद फौरन ही रेड कैंडल आ जाएगी। अगर रेड कैंडल नहीं आती तो दूसरी कैंडल के बाद तो पक्का आती है। तो फिर अगर ऐसा बड़ा विक हो तो आप याद रखिए कि यहाँ पर सेलर्स कंट्रोलर हैं, ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर ऊपर जाएगी भी तो मार्केट जंप लगाएगी। ठीक है, इस चीज का भी आपने फिल्टर करना है। अब जब हमने ट्रेड नहीं करना, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में हमने 1 मिनट की जगह पे 2 मिनट वेट करना होता है। कैसे, अगर एक इंगल्फिंग का पैटर्न बने, इन अपर चार पॉसिबिलिटी से कोई भी पॉसिबिलिटी ना आए, यहां पर ये पॉसिबिलिटी आ जाए, तो अब इंगल्फिंग कैंसिल हो जाएगा। इंगल्फिंग का पैटर्न कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रीसेंट इंफॉर्मेशन के तहत अब हमारे लिए डार्क क्लाउड कवर है। तो डार्क क्लाउड कवर को ट्रेड करने के लिए हमें दोबारा रेड कैंडल जो कंटिन्यूशन साइन होगी उसको वेट करना पड़ेगा कि वो आ जाए। अच्छा, एक मैं बंदे का अनम्यूट कर रहा हूं उसको। 1 मिनट वेट कीजिए। जी विपुल, मैं आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। जी जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो देखें यहां पर ये पॉसिबिलिटी थी तो ग्रीन कैंडल को ट्रेड किया। यहां पर हैमर आया तो हमने ग्रीन कैंडल को ट्रेड किया। इन्वर्टेड हैमर आया, ट्रेड किया। स्पिनिंग कैंडल आई, ट्रेड किया। लेकिन ये पॉसिबिलिटी डिफरेंट है, क्योंकि ये एक पैटर्न था एंगल्फिंग का, अब ये पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर का। तो जब भी दूसरा पैटर्न आता है तो पहली इंफॉर्मेशन को खत्म कर देते हैं। अब दूसरे पैटर्न के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बेयरिश पैटर्न को ट्रेड करने के लिए इसकी भी रिट्रेसमेंट आ सकती है, इसके लिए भी कंटिन्यूएशन साइन आ सकता है, इसके लिए भी इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, हैमर इसके नीचे आ सकता है जैसे यहां पर। तो हमें मजीद वेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब ट्रेड मिलेगा तो हम करेंगे। अगर इसके बाद दोबारा एंगल्फिंग बन गया या पियर्सिंग लाइन बन गया, तो फिर हम एक और पैटर्न के लिए वेट करेंगे, एक और मजीद मिनट वेट करेंगे। तो इस तरीके से इन पॉसिबिलिटीज के लिए हमें वेट करना होता है। जैसे एक एंगल्फिंग के बाद दूसरा एंगल्फिंग बन गया, पहला एंगल्फिंग कैंसिल, अब दूसरे को फॉलो करेंगे। या फिर एक एंगल्फिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐड हो गई, तो ये 3 आउटसाइड अप पैटर्न हो गया। तो पहले पैटर्न पे रिट्रेसमेंट या कंटिन्यूएशन साइन नहीं आई,
अब दूसरे पैटर्न पे रिट्रेसमेंट या कंटिन्यूशन साइन आए तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो एकदम से इसको ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर एक पैटर्न के बाद अगर आपको ये डोजी कैंडल आती है तो फिर आप इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पर इवनिंग स्टार बन जाता है एक डोजी के बाद। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब इसको अगर मैं पियर्सिंग लाइन के अंदर लेके आऊं, तो पियर्सिंग लाइन का 50% ऐसे, मतलब जब आप रिट्रेसमेंट लेना चाहेंगे तो आउटसाइड बार की रिट्रेसमेंट आप ले सकते हैं, उसकी लेवल आपको मिल जाएगी, इंगल्फिंग की लेवल मिल जाएगी, पियर्सिंग लाइन की लेवल मिल जाएगी, और आपको बुलिश हरामी की लेवल मिल जाएगी लाइक 50% पे। लेकिन इनसाइड बार की लेवल नहीं होती, इनसाइड बार में लेवल आपको नहीं मिलेगी। और इनसाइड बार हम ऐसे ट्रेड नहीं करते, किसी और स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करते हैं। लेकिन पैटर्न के अंदर इनसाइड बार का वेट करें और फिर कंटिन्यूशन साइन का वेट करें, वो इसलिए मैं इनसाइड बार को ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इनसाइड बार डब्ल्यू आर बी पैटर्न के से मिलती जुलती है। कैसे? अगर ये एक रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के अंदर हमने देखा कि एक इनसाइड बार बन गई, और ये इनसाइड बार बनी, उसके बाद हमने दूसरी कैंडल को देखा कि उसने भले कंटिन्यूशन साइन क्यों ना दिया हो, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब भी एक बड़ी कैंडल के अंदर दो कैंडल आ जाती हैं, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू आर बी, वाइड रेंज बार कैंडल। ये वाइड कैंडल है, इसके अंदर दो कैंडल्स आ गई हैं। तो मोस्टली मोस्टली क्या होता है कि कंटिन्यू करने के बजाय यहां पर एक रेड कैंडल आती है, तो इनसाइड बार को हम ट्रेड नहीं करते। और मोस्टली क्या होता है कि इनसाइड बार जब भी बनता है, ये किसी न किसी पैटर्न की रिट्रेसमेंट होती है। जैसे कि अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद एक इनसाइड बार बन गई, तो अब आप बताएं कि ये इनसाइड बार किसकी रिट्रेसमेंट है? इस पियर्सिंग लाइन की रिट्रेसमेंट है, और है बियरिश पैटर्न इनसाइड बार, लेकिन रिट्रेसमेंट भी साथ साथ में है। तो इस सूरत में हमने इस इनसाइड बार को ट्रेड नहीं करना होता, तो हम यहां पर बाय का पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं ऐसे लाइक। तो जी। ये सेम पॉसिबिलिटी होगी, सबका तरीका सेम होगा, चाहे एंगल्फिंग हो, चाहे आउटसाइड बार हो, चाहे मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, चाहे बुलिश हरामी हो। क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न अच्छा बहुत कम मिलेगा आपको, बार बार नहीं मिलेगा। 100 पैटर्न्स देखेंगे तो उसमें से आपको 10 पैटर्न या 5 पैटर्न आपको बुलिश हरामी मिलेगा, या बियरिश हरामी। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना है, क्योंकि आपको एक पैटर्न के बाद एकदम से दूसरा पैटर्न बन गया, एक पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न बन गया, और एक पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न बन गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर एक पैटर्न के बाद इनडिसीजन हो गया। तो ये थे हमारे ट्रेड करने के तरीके, कि हम जब भी डबल कैंडलस्टिक या ट्रिपल कैंडलस्टिक के पैटर्न होंगे, हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे। सेम तरीका सबके लिए। इसकी एक रिसर्च है, इस रिसर्च के ऊपर अगर मैं आप लोग को दिखाऊं कि ये पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा, ये देखिए, इसमें से पैटर्न्स आप पिक कीजिए, जो आपको अच्छा लगा वो आप ट्रेड कीजिए। ये बुलिश इंगल्फिंग इन 3 कंटिन्यूशन साइन के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन होगी। मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार है, 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूशन है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगी, यहां पर भी कंटिन्यू करनी चाहिए। इसकी परसेंटेज क्या रहेगी, क्योंकि सब सवाल पूछते हैं परसेंटेज का मोस्टली। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, अगर बुलिश इंगल्फिंग है, उसका स्पिनिंग कैंडल के साथ कंटिन्यूएशन का रिजल्ट क्या आएगा? 86, इन्वर्टेड हैमर के साथ 89, हैमर के साथ 84। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट बुलिश में क्या आता है, किसका आता है? इंगल्फिंग का आता है। फोकस करो कि इंगल्फिंग को ट्रेड करो, 86% आपको चांस मिलेगा। मॉर्निंग स्टार को ट्रेड करोगे 70, 72, 63, 68% आपको विनिंग रेशियो मिलेगा। और पियर्सिंग लाइन के साथ आपको 71, सबको मिला के ट्रेड करोगे 73। अब ये जो रिजल्ट है विदाउट फिल्टर है, मतलब इसमें ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फिल्टर किया, ना ही इस पे हमने ट्रेंड का फिल्टर किया। जहां पर आया पैटर्न एक भी इग्नोर नहीं किया, सब के ऊपर हमने ट्रेड करके देखा, तो हमें ये विनिंग रेशियो आया। और ये ओवरऑल कैसे विनिंग परसेंटेज बनी? बुलिश इंगल्फिंग का स्पिनिंग के साथ 300 ट्रेड हमने देखे, हर एक कंटिन्यूशन साइन के साथ 300 300, मतलब के बुलिश इंगल्फिंग के हमने 900 ट्रेड देखे, इसके भी 900 और इसके भी 900। तो समझे 2700 ट्रेड्स हमने यहां पर देखे। ये तकरीबन 17% ने ऐसा काम किया मिलके। बुलिश के लिए 2700, बियरिश के लिए भी 2700।
तो समझे कि कितनी इसमें एफर्ट हुई होगी, और सब स्क्रीनशॉट मेरे पास आई थी, सबका हमने वो बनाया था। अब बहुत अरसा पहले की बात है, लेकिन ये ओवरऑल विनिंग रेशियो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस तरीके से आएगी। अब आप लोग क्या ओवरऑल ट्रेड करने करोगे तो ये विनिंग रेशियो आएगा विदाउट फिल्टर। विथ फिल्टर मतलब जो ट्रेंड का फिल्टर करेंगे तो मोर देन एच ही आएगा। या फिर आप इसको ऐसे पिक करते हो, बुलिश इंगल्फिंग का ये सिग्नल 3 आप लेते हो, और एक सिग्नल आप लेते हो पियर्सिंग लाइन का हैमर के साथ, और मॉर्निंग स्टार का इन्वर्टेड हैमर के साथ। 5 सिग्नल टोटल ले लिए, बाकी को छोड़ दिया। ऐसे करते हो, आपकी मर्जी। और बियरिश में भी इस तरीके से जो सबसे ज्यादा विनिंग रेशो है वो आपको मिलती है इवनिंग स्टार की, 84%, 87%, 74%। बियरिश इंगल्फिंग विद स्पिनिंग कैंडल 85%। इन्वर्टेड हैमर के साथ नहीं थी परसेंटेज, यहां पर भी नहीं आ रही थी, लेकिन यहां पर इसकी परसेंटेज अच्छी है, यहां पर अच्छी है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए 75% विदाउट फिल्टर ऑफ ट्रेंड। तो ये रिसर्च है, इसको आप मजीद खुद भी रिसर्च कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसके ऊपर अ, बताना चाहूं कि आप अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे? मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को किसी तरीके से इकट्ठा करो, एक साथ ट्रेड करो। जैसे कि ये क्या हो गया, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये एक पैटर्न बन गया आपका मार्केट साइकिल का। जब मार्केट साइकिल का आप ट्रेड कर रहे थे तो साथ में कंटिन्यूएशन साइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ गई तो आपने रिट्रेसमेंट को भी ट्रेड कर लिया, चलो, क्योंकि आपको ट्रेड करना आ रहा था, और आपने ट्रेड किया, रिट्रेसमेंट को भी ट्रेड कर लिया। अब रिट्रेसमेंट ट्रेड करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने मार्केट साइकिल को भी देख लिया कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक का भी ट्रेड कर लिया। नेक्स्ट कैंडलस्टिक का जब ट्रेड किया तो वो कंटिन्यूएशन साइन बन गई। अगर इसको मजीद आगे ट्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे ट्रेड किया। अगर ऐसे कभी सेटअप आपके सामने आ जाए, हर बार सारे सेटअप एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन किसी वक्त भी ऐसा सेटअप आ जाए, या रिट्रेसमेंट, मार्केट साइकिल प्लस कंटिन्यूशन साइन। कंटिन्यूशन मतलब कि इस कैंडल को भी ट्रेड किया, इसको भी ट्रेड किया, और साथ में इसको भी ट्रेड किया। तो तीन स्ट्रेटजीज को आप मिला सकते हो कि मार्केट साइकिल से पहले रिट्रेसमेंट को देखना, फिर मार्केट साइकिल का ट्रेड करना, उसके बाद अगर कंटिन्यूशन साइन आ जाए तो अगेन एक ट्रेड और कर देना। जो जिन जिन ने ट्रेड किया वो अपने ट्रेड के अंदर ये देखेंगे कि ये वाली दो स्ट्रेटजीज ऐड करें तो और कितना ट्रेड इंक्रीज होते हैं हमारे। ठीक है, इसके ऊपर किसी को कोई बात करनी है तो मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हो इसके ऊपर, फिर हम आगे दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। जी। सर सपोर्ट आपने और एक इमेज रेजिस्टेंस। भी, हाँ, सॉरी आशीष बात कंटिन्यू करें। कंटिन्यू आशीष, ब्रदर। आशीष बात करें। ओके ओके। सर आपने अभी पेंट किया था एक, दिखाएंगे वो पेंट इससे पहले जो वाली एक पैटर्न आप बना रहे थे सर, इनगल्फिंग के। वो जो पहले हमने आपको दिखाए थे पैटर्न, वो वाले। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। एक मिनट। अभी जस्ट इससे पहले वाली जो स्लाइड आप खुद ड्रा कर रहे थे सर। हाँ सर, सर इसमें आप 2.2 कैंडल को 2.1 को देखो सर, हाँ हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर जो है, हाँ। ये रेड कैंडल की जो विक है उसके नीचे हम्म क्लोज हुए हैं सर। हम्म। सो इस सिचुएशन में मैं ले सकता हूँ ट्रेड सर, जो इग्नोर लास्ट करेंगे, कैंडल का ग्रीन का। इग्नोर करेंगे। इग्नोर करूंगा, राइट? आपको ये ओके मेक श्योर ओके करना है कि ये जो विक है ये इससे क्रॉस करे। ओके। ठीक है, यहाँ पर तो देखो कि अंडरस्टूड। हमने एडिट किया है ना, हमें ऐसे ड्रा किया है, ये क्रॉस करे। ठीक है, राइट। ये हम ओके आपको जी बता रहे हैं कि ओके, ये अंडरस्टूड क्रॉस करे, सर। इसके अंदर हो गया ना, इसके अंदर हो गया ना, तो फिर यूं समझो रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो गया, ये आपका कंटिन्यूशन साइन फेल हो जाएगा। जी सर, ये भी अंडरस्टूड रेजिस्टेंस ही सर। है ना? ये भी रेजिस्टेंस है। जी ठीक सर। है, हाँ, सेलर तो कंट्रोल ये वीक है। मतलब समझो कि पियर्सिंग लाइन, ये हैमर या तो इससे नीचे बने या तो इस विक हम्म। को क्रॉस करे। ओके, अगर ठीक है, नीचे बनेगा अब, तब भी कर हाँ, सकते हैं सर। अब मैं आपको बताऊं जब हैमर आएगा ना आप कैसे ट्रेड करेंगे। जब भी हैमर आएगा तो आपको एकदम से ओपन प्राइस पे ट्रेड नहीं करना। ठीक है, वेट। आप वेट करेंगे, ये प्राइस नीचे आएगी। हैमर के बाद जब भी ट्रेड होता है प्राइस हैमर के ओपन प्राइस को छूती है, टच करती है। टच ओके करने के बाद ओके एकदम से झटका आएगा और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। आपने कोशिश करना है कि ओपन प्राइस से नीचे ट्रेड करना है। ये ओके। यहां तक भी जा सकती है। ठीक है, ठीक आपने यहां पर ट्रेड करना है, इस ओपन प्राइस पे ट्रेड नहीं करना।
ये इसकी निशानी है कि अगर हैमर काम करता है ना, हैमर के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तो मोस्टली आप देखेंगे कि हैमर के बाद कैंडल नीचे आती है, ओपन को टच करती है, उसके बाद बनती है। ठीक है। अब ठीक है कभी सर। कभार क्या थैंक होगा यू। कि हर बार तो हैमर नहीं आएगा कंटिन्यूशन साइन में। मैं आपको इसकी जो है ना ऐसे बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर पिन बार आ जाए आप तब भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। जी। पिन बार भी यस। साइन ऑफ कंटिन्यूशन है। तो जब पिन बार आए तो फिर आप ओपन प्राइस का वेट नहीं करना, जब पिन बार की अपर लेवल ब्रेक हो तब ट्रेड करना, चाहे वो आपकी एंट्री यहां पर क्यों ना लगे। जी। ओके। यस सर। अगर नहीं तो फिर पता है क्या होगा, नहीं तो क्या होगा कि ये ग्रीन कैंडल जो है ना, ये नहीं बनेगी, यहां पर इस पिन बार को ये रेड कैंडल टच करेगी और इसी रिजेक्ट होके वहां के नीचे की तरफ आ जाएगी, जी सर। राइट। जी सर, क्योंकि रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, राइट सर। क्योंकि विक देखें, हम्म। जो कैंडल का अपर विक है या कैंडल का लोअर विक है, ये दोनों विक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, या वीक है या स्ट्रांग हम्म। है, ये मार्केट की कंडीशन बताएगी। लेकिन देखें, आप एक बात सोचें, इस बात को हम मानते हैं सब कि अगर प्राइस में रिजेक्शन आती है तो एसएनआर से रिजेक्शन आती है, राइट। जी जी सर। क्या राइट। एसएनआर के बगैर रिजेक्शन आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ नो सकती, सर। कोई नो। प्रूफ नहीं है इससे। नो। ठीक है। तो अगर यहां पर रिजेक्शन राइट। आई है तो पास्ट में कोई ना कोई एसएनआर है, अगर यहां पर रिजेक्शन आई है तो पास्ट में कोई ना कोई एसएनआर है। 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 सप्लाई है, एसएनआर है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड का कोई ना कॉन्सेप्ट इसके साथ मैच हो रहा है तभी तो आई। तो देखो कि बहुत सारे ट्रेडर एसएनआर नहीं लगाते, ऐसे वो खुद बता रहे होते हैं कि एसएनआर है, क्योंकि वो ऐसे प्राइस की जब मूवमेंट हो रही होती है ना, वो सिर्फ विक्स को देख के समझ जाते हैं कि पास्ट में एसएनआर है, हमें पास्ट में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे मैं पास्ट में नहीं देखता कि एसएनआर है कि नहीं है, हम्म। मुझे ये तीन कैंडल विकी बता रहे थे कि एसएनआर है, अगर होगी तो इन लाजमी, अगर यहां पर एसएनआर है, यहां पर एसएनआर है, यहां पर एसएनआर है, यहां पर एसएनआर है फॉर एग्जांपल, तो ये एसएनआर लाजमी इन कैंडल को भी तो रिएक्ट करेगी ना। जी सर। राइट। और जी सर। करेगी तो यहां पर भी विक आएगा, विक है तो इसका मतलब देखो कि अगर कोई भी कैंडल आ जाए ग्रीन, इस विक के अंडर क्लोज हो जाए, इस विक के अंडर क्लोज हो जाए, इस विक के अंडर क्लोज हो जाए, भले आप रिवर्सल का ट्रेड ना करो, लेकिन आपको पता है कि ये विक एसएनआर के अंदर कंटिन्यूशन साइन है या कोई कैंडल है क्लोज हुई है, इसमें रिएक्शन आ सकता है, राइट। जी सर। तो पीछे सर। देखने की जरूरत ही नहीं है कि बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि हम 30 मिनट पीछे देखें या फिर हम पहले से सारी एसएनआर लगा के फिर आराम से ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सारी कैंडल के जो विक होते हैं ये एसएनआर ही बता रहे होते हैं। अब कोई स्ट्रांग होती है, कोई वीक होती है, कोई रिएक्शन देती है, कोई रिएक्शन नहीं देती। नहीं देती। नहीं अब देती। जैसे क्या होता है कि हम जब ट्रेड करने के लिए देखते हैं तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा अब मैं, मुझे कंटिन्यूशन साइन मिल गई, क्या मिल गया मुझे? कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन साइन मिल कंटिन्यूशन गई साइन। कि मुझे अगली कैंडल पे ग्रीन पे ट्रेड करना है। अब मुझे मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा? फिर मैं यहाँ पर इस सेटअप पर देखता हूँ तो मुझे ये विक मिलता है, मैं कहता हूँ कि अगर जब तक ये ग्रीन कैंडल हम्म। इस विक को क्रॉस ना करे मैं बाय नहीं करूंगा। राइट। इस जी विक सर। को क्रॉस करेगी तो फिर मैं बाय करूंगा, नहीं तो क्या बाय होगा करूंगा। कि इसी विक को प्राइस टच करके रिजेक्ट। रिवर्स भी हो सकती है। हम्म। राइट। तो आपने इस तरीके से भी गौर करना है। ठीक है। इसके अलावा ठीक है किसी को सर। सवाल थैंक हो? यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दिया तो सर आपने। ओवरऑल एंगल फिंग का बहुत अच्छा ही है सर। इंगल्फिंग का उसका विनिंग या भी या क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होते हैं ना एंगल फिंग का वो। इंगल्फिंग में रेजिस्टेंस कम होता है, आपका हाँ पियर्सिंग लाइन में ज्यादा होता है, आपका इनसाइड बार हाँ में, आउटसाइड बार और इंगल्फिंग में आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इतना ज्यादा इशू नहीं होता उसमें। हाँ हाँ सर वही मैं बोल रहा सर हूँ। ये वापस भी हो सकता है क्या ये ग्रीन कैंडल? ये वापस अगर होगा, अगर वापस हो सकता, देखो कभी कभार ऐसा होगा कि आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा कि मेरा ट्रेड लॉस क्यों हो गया। मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और उसके नीचे ये क्या है? सपोर्ट। 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 आपको ऐसे ट्रेड मिला, आपने ऐसे सेटअप लिया कि एक ग्रीन कैंडल आती है इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, जी आपका सर। श्योर शॉट है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड। ठीक है, हम्म। बिल्कुल आप सेल का ट्रेड करोगे, लेकिन जी सेल का ट्रेड अगर ऐसा हो सकता है कि ये सपोर्ट इतना पुशबैक करे कि ये ग्रीन कैंडल बन जाए, जी। जी ये मोस्टली होता है। अब इसमें आपका कसूर नहीं है, आपने, आपका सिग्नल मिस हो गया क्योंकि सेल का ट्रेड बनना था यहां पर,
लेकिन ये प्राइस अगर ये लेवल पुश करती है तो प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें आपका कसूर जी नहीं होगा, ना ही स्ट्रेटजी का फेलियर होगा। और अगर रेड कैंडल बनती है, या तो ये रेड कैंडल में इतना सप्लाई होना चाहिए कि इसको ब्रेक कर दे, या तो फिर इसको टच ही ना करे, तो फिर इसके अंदर अंदर ये क्लोज हो जाएगा। ऐसे इसको टच किया जी तो अब जैसे कि अब बहुत सारे दोस्त यह समझते हैं कि देखो कि इस सपोर्ट और इस क्लोजिंग प्राइस के अंदर गैप है, तो अब अगली कैंडल को रेट को कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल रेट को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपको यह पता नहीं है कि इस सपोर्ट में कितना दम है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही प्राइस ये सेलर कंटिन्यू करने के लिए नीचे आ रहे थे, इस सपोर्ट ने इतना पुश किया कि प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अब क्या करेंगे? जी जी सर। सर। ये भी हो सकता ऐसा है। ही होता ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो फिर अब क्या करें? अब जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि अगर आपके पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस करीब है, तो फिर मैं कभी भी ओपन प्राइस पे ट्रेड नहीं करता था, रिस्क नहीं लेता था। मैं कहता था कि देखो, अगर ये सपोर्ट इतनी स्ट्रांग होगी ना, तो जैसे ही टच करेगा ना प्राइस ऊपर रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है ना, तो ये इजीली ब्रेक होगा, मुझे पता चल जाएगा। फिर जैसे ही मुझे एंट्री पॉइंट अच्छी मिलेगी, मैं इंटर करके ट्रेड में करूंगा, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। मैं देखूंगा कि पहले ब्रेक तो हो जाए। ब्रेक हो गया इजीली, कोई रिएक्शन नहीं आया, इसका मतलब सपोर्ट में दम है ही नहीं। अब जी ऐसे सर। करेंगे। जब ये तो हम बातें करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक के ऊपर भी। हाँ सर। ठीक है, वीक सपोर्ट। तो क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ टेक्निक से चलता है, आप सबको लगाने आती है, सही तरीके से लगाते हैं, कोई भी गलत नहीं लगाता होगा। लेकिन उसके अंदर टेक्निक्स यूज होती हैं कि हम कैसे रिवर्सल के ट्रेड आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अब एक और चीज को हम डिस्कस करते हैं। देखें, अब मैं जो आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं ना, आप सबको सारी एजुकेशन पता होती है, लेकिन माइनर और मेजर बनाने के लिए आपको टेक्निक चाहिए। कैसे? आप लोगों में से कोई एक एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको इंगल्फिंग की मीनिंग ना आ रही हो, कि उसको ये ना हो कि मुझे इंगल्फिंग की मीनिंग नहीं आती। मैं यहां पर अगर इंगल्फिंग का पैटर्न बनाता हूं, तो सबको पता होगा कि सेलर को बायर ने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। क्या सबको पता है ये? हाँ सर। जी सर। है। यस सर। ऐसा तो नहीं है ना किसी को पता ना हो, नहीं सर, पता है। सबको पता है कि एक रेड कैंडल को बायर ने कंट्रोल कर दिया। अब किसका एरिया बन गया ये? बाहर का। बायर का। और फिर आप ऐसे भी बोलते हो कि यहां पर डिमांड का एरिया भी बन गया। हाँ सर। जी सर। या फिर जी दूसरे लफ्जों में आप बोलते हो कि ऑर्डर ब्लॉक भी है, जिसको थोड़ा सा पता होगा एडवांस का, वो हाँ हाँ बोलेगा सर। कि ये ऑर्डर जी। ब्लॉक है, बोलेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई है। एंड डिमांड है, ये बोलेगा कि यहाँ पर सपोर्ट है, बोलेगा कि 50% पे भी सपोर्ट ले सकता हूँ, इस जगह पे भी सपोर्ट ले सकता हूँ, यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता हूँ। तो इसका मतलब कि ये सपोर्ट का गढ़ है, सब डिमांड का गढ़ है ये, है ना? हाँ जी यस सर। सर, ऑर्डर ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं 3 कैंडल्स या 4 कैंडल्स या 5 कैंडल्स सेल की मैं देखूं, और उनको 3 से 4 या 5 कैंडल कंट्रोल करती हैं ग्रीन की, तो इस इंगल्फिंग और उस इंगल्फिंग में क्या फर्क है? ये भी इंगल्फिंग है, वो भी इंगल्फिंग है। जी सर। कोई फर्क बायर्स नहीं। ने सेलर्स को कोई इंगल्फ फर्क किया नहीं है। सर। कोई फर्क नहीं है। यूं समझो कि सेलर की सारी मूवमेंट एक एक कैंडल है। सेलर की जी। सारी मूवमेंट एक और कैंडल है, बायर्स की सारी। बायर की सारी मूवमेंट एक कैंडल है। तो ये भी आपके लिए इंगल्फिंग है। सर। जी सर। ओ, वेट। और इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? हैमर, है ना? जब हम जी जी सब्ट्रैक्ट करते सर। हैं तो इंगल्फिंग का मतलब होता है हैमर। तो अब जैसे कि यहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना रहा था, मैं क्या बना रहा था, एक कैंडल, और दूसरी कैंडल ने एक कैंडल को कंट्रोल किया, तो मैंने क्या बना लिया यहां पर? ऑर्डर ब्लॉक, राइट? ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। फ्लो। जब 3 कैंडल को 4 कैंडल ने कंट्रोल किया, तो ये बन गया ऑर्डर फ्लो, वो जो हम वाहिद और जमा पढ़ते थे। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो ऑर्डर फ्लो मतलब ऑर्डर ब्लॉक का जमा है। जी सर। हम इस जी पूरी सर। पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? दिस इज बायस ऑर्डर फ्लो। और उस पॉइंट को क्या पढ़ रहे थे? ये इसको हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर देखो, ये ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहां पर इसको बोल रहा हूं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है, उसकी कंडीशन है, वो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो ऑर्डर जी सर। ब्लॉक ऐसे तो, जब प्राइस ऊपर नीचे जा रही होती है, तो आपको दिखने में एक मूवमेंट के अंदर ऐसे
कोई 15-16 ऑर्डर ब्लॉक नजर आएंगे, लेकिन उसमें से 2 या 4 या 5 वैलिड होते हैं, सारे वैलिड नहीं होते। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। हर बार इंगल्फिंग में ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ द वेव क्या है, कहां से वो बना है, किस तरीके से बना है। ऑर्डर ब्लॉक तब बनेगा, थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे दूं। यहां पर एक वेव ने, एक सेलर की वेव को बायर की वेव ने कंट्रोल किया है ना। जी मैं सर। यहां पर बना के जी आपको सर। दिखाता हूं ताकि ये वाली चीज हमेशा के लिए आपके लिए क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है कि ये है सेलर की मूवमेंट, और पहला पैटर्न क्या है, पियर्सिंग लाइन है। यहाँ पर पियर्सिंग लाइन, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, कुछ भी यहाँ पर पैटर्न बन सकता है। चलो मैं इसको एंगल्फिंग बनाता हूँ, ठीक है। हम्म। लेकिन कोई भी पैटर्न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर ब्लॉक के लिए जरूरी नहीं एंगल्फिंग होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि रिट्रेसमेंट आ गई। क्या आ गया? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आ गई, और यहां से ग्रीन कैंडल बनी तो आउटसाइड बार बन गया। और यहां पर एक हाँ ग्रीन सर। कैंडल थी, क्योंकि ये वो सेलर की वेव इतनी ही है। फिर दोबारा जब हमने देखा कि एक ग्रीन कैंडल इसी सेलर की रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई, राइट। जी सर। फिर वापस हमने देखा कि सेलर्स मार्केट में एंटर होते हैं और आके इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, राइट। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और इस पूरी पूरी वेव को कंट्रोल कर देती है। जो डायरेक्ट हमने 3 से 4 बायर की कैंडल लगाई थी, और अब ये मुख्तलिफ कैंडल से, बात एक ही है, बात एक एक ही ही है। है। ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए ये एक ही बात है। लेकिन अब बात आती है ऑर्डर ब्लॉक की। क्या ये पॉइंट नंबर 1 ऑर्डर ब्लॉक है, पॉइंट नंबर 2 ऑर्डर ब्लॉक है, या पॉइंट नंबर 3 ऑर्डर ब्लॉक है? अब यहां पर जो लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिलती कि मैं किसको ऑर्डर ब्लॉक मानूं। वो इसको मानते हैं तो वर्क नहीं करती, इसको मानते हैं तो फिर वर्क करती है। तो फिर बोलते हैं कि चलो ये ऑर्डर ब्लॉक मिस हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक ने काम कर दिया। देखो, इस जी। पूरी मूवमेंट्स के अंदर जो हमारे पास एक ये वेव है, ठीक है, और एक हमारे पास ये कंप्लीट वेव है। आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज सेलर्स मूवमेंट एंड दिस इज कंप्लीट। बायस मोमेंट। तो बायस ने स्टार्ट कहां से किया? 1 पॉइंट से। तो सिर्फ जी और सर। सिर्फ 1 पॉइंट ही ऑर्डर ब्लॉक है, बाकी की कोई भी पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जी सर। तो यही ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ओवरऑल ऑर्डर फ्लो है, और इसका ऑर्डर फ्लो के अंदर एक पॉइंट होती है जहां पर ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है। जो मेन स्टार्ट जहां से हो रहा होता है। जी सर। अच्छा, पॉइंट ऑफ समझ इंटरेस्ट। आया। ये चीज बीच में कितने भी आ जाए ना आपके पास जिगजैग, उसमें से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। तो आप वेव को अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बाहर निकल जाएगा। सर और ये स्टार्ट ऑर्डर कहाँ से ब्लॉक के अंदर जी, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कौन सी मतलब कैसी वेव पर स्टार्ट करेंगे हम? वो तो आप जब मार्केट में होंगे तो फिर आप ऐसे देखेंगे ना, इस तरीके से मार्केट की वेव्स होती है ना, सर यूं आप होती ऑर्डर है। ब्लॉक लगाना सिखाएंगे? हाँ, ऐसे जैसे कब ये वेव है ना, इसके अंदर छोटी छोटी वेव्स होंगी, है ना, इसके अंदर यस छोटी सर। छोटी वेव्स भी होंगी। लेकिन आप मेजर वेव काउंट करेंगे, मतलब कि आप छोटी छोटी मूवमेंट को इग्नोर करेंगे। आपको जो एक सेंस मिलेगा कि हाँ ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है, ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है, ये इम्पल्स है, ऐसे। सर मेजर मेजर ट्रेंड लेना है सर। मेजर, मेजर ट्रेंड लेना है, मतलब मेजर अप ट्रेंड है तो अप की अप का ऑर्डर फ्लो बनेगा। जी, ऐसे ही, ठीक है। अब हम इसको मजीद आगे ट्रेंड को समझते हैं। अब हम ट्रेंड को समझते हैं, ये आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया, अब हम ट्रेंड को समझते हैं। देखिए, इसी तरीके से जब तक बायर अपने ट्रेंड में एक्टिव है, जब तक बायर अपने ट्रेंड में एक्टिव है, तब तक सेलर की वेव को बायर क्या करता रहेगा? कंट्रोल करता रहेगा। अब यहां पर एक और पोजीशन में आप लोगों को समझाऊं, कैसे पता चले कि सेलर कितना नीचे आएंगे, और कैसे पता चले कि बायर कितना उनको मौका देंगे।
अब यहां पर आप अगर देखें तो बायर ने पॉइंट अपनी प्राइस को यहां पर स्टॉप किया और बायर ने यहां पर प्राइस को स्टॉप किया। किसको ज्यादा स्पेस है? पॉइंट नंबर 2 को, है ना? जी सर। अच्छा, अब यहां पर एक पैटर्न बनता है। क्या बनता है? पैटर्न। पैटर्न। ये यहां पर भी बियरिश इंगल्फिंग बनता है अप ट्रेंड के अंदर, और यहां पर भी बियरिश इंगल्फिंग बनता है। ठीक हो गया? ये बियरिश इंगल्फिंग किसके अंदर आ गया? ऑर्डर फ्लो के ऑर्डर अंदर आ फ्लो गया। ऑर्डर ब्लॉक। और ये बियरिश इंगल्फिंग कहां पर आ गया? पेस नीचे आया सर। अभी तो ऑर्डर फ्लो दूर है ना? दूर है सर। जी यस सर। तो आपका ये पैटर्न फेल हो जाएगा और ये पैटर्न आपको कंटिन्यूएशन साइन भी देता है, तो वो भी आपका विन हो जाएगा। राइट? क्योंकि ओके इसको सर। ऑर्डर फ्लो के अंदर तक आना है, स्पेस है, तो ये पैटर्न काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? करेक्शन, क्योंकि करेक्शन को अच्छा सर। फ्लो के अंदर तक आना है। ठीक है? सर सर अगर रेड कैंडल की जो वीक क्या है कंटिन्यूशन सर उसके अंदर आ जाए तो फिर वो कंटिन्यूशन काम करेगा? ये वाला विक कह रहे हो? यस सर। तो देखो, ये कंट्रोल विक नहीं है ब्रदर, ये बायर का कंट्रोल विक नहीं है। ठीक है? सही है सर ठीक। हम्म। क्या समझ में आया यहां पर? इस टॉपिक, इस पॉइंट से क्या समझ में आया? कि अगर फ्लो से सेलर का पैटर्न ऊपर बनता है और स्पेस है, तो वो स्पेस फिल होगी बाय सेलर्स। और अगर जी ये पैटर्न ही डायरेक्ट इसी फ्लो के अंदर आ गए, तो फिर बहुत कम चांस है कि ये पैटर्न विन करे। मोस्टली यहां से ये पैटर्न वापस रिवर्सल हो जाता है। रिवर्सल हो जाएगा। और जो हम अच्छा, आप देखते हैं, सिंगल सिंगल कैंडल बन रही होती है, रेफरेंस सीक्वेंस बन रही होती है, वो इस वजह से बन रही होती है। ठीक है? जी सर। तो ये चीज आपने समझनी है। तो जब ट्रेंड बन रहा होता है, तो हर वक्त जब तक सेलर की वेव को बायर कंट्रोल कर रहा होता है, तब तक अप ट्रेंड एक्टिव होता है। और फिर सेलर वापस आते हैं, अपने ही इस बायर के ऑर्डर फ्लो से आके करेक्शन लेते हैं। करेक्शन लेके फिर दोबारा बायर मार्केट में एंटर होते हैं। और जब जब ये बायर अपने ट्रेंड को खत्म करेंगे, तब इनकी वेव्स हल्की होना शुरू हो जाएंगी, छोटी होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे कि ये अभी तक कौन सा ट्रेंड चल रहा है? ये अप ट्रेंड चल अब रहा है। अब इस अप ट्रेंड के अंदर अगर हम यहां पर देखें, तो किसने कंट्रोल किया? बायर ने। बाहर नहीं। मैंने यहां से ये प्राइस ऊपर क्यों गई? क्या रीजन हुआ? ऑर्डर ब्लॉक। बायर का ऑर्डर फ्लो था। अगर इस जगह ऑर्डर पे फ्लो बायर का अच्छा पैटर्न बन जाए, क्या ट्रेडेबल है? नहीं सर। बिल्कुल जी सर। ट्रेडेबल है। यस सर। हाँ फिर सर। उसके बाद यहां पर ये वाला फ्लो जो है ऊपर की तरफ बन गया। तो अगर सेलर वापस आया है इस फ्लो से, अगर प्राइस रिवर्स हो रही है, तो रीजन क्या है? बायर का ऑर्डर फ्लो। और इस और जगह जी पे जो बायर का पैटर्न बनेगा, क्या ट्रेडेबल है? बिल्कुल यस सर। ट्रेडेबल है। यस यस सर। सर, यस सर। तो मैं क्या बोलता हूं कि अप ट्रेंड में बाय करो। जब फ्लो बायर का होगा तो बाय करते रहो, बाय का पैटर्न जी सर ढूंढो। यहाँ सर यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी होगा ना? बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आपके फेवर में आ जाएंगे। ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद आगे ऊपर जाएं। यहां पर अभी भी किसका फ्लो है? बायर्स का। बायर। बायर्स हाँ का सर। फ्लो है। लेकिन सेलर के बारे में अभी हम सोच नहीं सकते। ठीक है? लेकिन जब सेलर आएंगे, सेलर को सप्लाई मिलेगी। अगर ये लेवल पास्ट में कोई रेजिस्टेंस लेवल थी, कोई सप्लाई थी, कोई ऐसी मेजर लेवल थी, तो इस जगह से सेलर बहुत ज्यादा सप्लाई लेके आके एकदम से इस लेवल को ही ब्रेक कर देंगे। तो अब ये जो फ्लो बायर का था, किस में कन्वर्ट हो गया? सेलर का। चलो। सेलर। अब आप समझ जाओ कि आपका ट्रेंड खतरे में आ गया। अब आप जो ओके बाय सर। को फॉलो कर रहे थे, अब चुप हो जाओ, बाय को छोड़ दो। अब सेलर की बारी है। अब बायर ट्राई करेंगे। अब क्या होगा? बायर ट्राई करेंगे। बायर ट्राई करेंगे। बायर ट्राई करेंगे। और ये बायर ट्राई करने के बाद मार्केट फिर सेलर पुश करेंगे नीचे की तरफ। अब जी जब सर। तक सेलर कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक सेलर इसको कंट्रोल करते रहेंगे, तब तक सेल का इंट्रो ट्रेंड चलता रहेगा। आप ट्रेंड के लिए कोई मूविंग एवरेज लगाओ,
आप ट्रेंड लाइन लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपका कंफर्मेशन नहीं मिल सकती जब तक वेव कंट्रोल नहीं होती। अब मैं ट्रेंड लाइन का आपको एक इफेक्ट दिखाता हूं, देखिए। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या लगाते हैं, ट्रेंड लाइन लगाते ट्रेंड हैं। लाइन। मैं इस वेव को हटा देता हूं, इस वेव को हटा देता हूं। अब आप बताओ, आप बताओ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई नहीं हो गई? हो गई। हो हो गई। गई सर। अब दोस्त समझते हैं, ट्रेडर समझते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, इट मींस ट्रेंड इज चेंज्ड। जी सर। क्या फ्लो ब्रेकआउट हुआ? क्या सेलर का नो फ्लो सर। बना है? क्या सेलर ने अपनी एक वेव को, बायर की वेव को कंट्रोल किया है? नो सर। नो सर। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को कौन मानेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं हुआ चेंज। नहीं हुआ सर। तो देखें कि यहां पर ट्रेप हो जाते हैं ना, बहुत सारे फॉरेक्स में भी और बहुत सारे बाइनरी में भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को फौरन बाद कहते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया, अब बस सेल का ट्रेड करो। और फिर यहां से, क्योंकि अभी तक ये फ्लो किसका चल रहा है, ये किसका फ्लो है अभी तक? बायस। बायर्स का। बायर्स का। और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, मार्केट जी सर। ऊपर की तरफ चली जाती है। चलो इस बार चली गई, लेकिन इसको ब्रेक नहीं की। लेकिन आपने जो, या किसी भी ट्रेडर ने जो सोचा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, ट्रेंड चेंज हो गया, उसका तो ट्रेड चला गया ना नुकसान में। जी सर। जी सर। उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया सर। अब फिर क्या हो गया? फिर सेलर ने ट्राई किया फॉर एग्जांपल, अब उसका ट्रेड लॉस हो गया। अब सेलर ने ट्राई किया दोबारा, मार्केट में ये फ्लो बना लिया, लेकिन अब वो कैसे ट्रेड करेगा? अब वो डर गया, अब उसका नुकसान हो गया, अब दोबारा कैसे एंटर होगा मार्केट में? जी सर। तो ऐसे ही रहता है। और ये कौन सा पैटर्न बन गया? डबल टॉप बन गया, जी सर। और ये फिल हो गया। अब डबल टॉप का बोलते हैं सब, डबल टॉप जब बन जाता है तो फिर वो रिट्रेसमेंट करने के लिए की लेवल पे आता है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरती है ना? ऐसा ही बोलते हैं ना, आप जी लोगों ने सर। पढ़ा ऐसा है। ही है सर। सर तो ये देखो कि किसको, किसके फिलो में रिट्रेसमेंट करने जा रहा है? बायर सेलर। के फिलो में और सेलर के फिलो में। उसके बाद सेलर अपने ही इस जगह से मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे आप। जी आप बोले, सवाल पूछे। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे हम वो प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन लगाते हैं और ऑर्डर ब्लॉक बीच में रहता है, तो हम्म, ऑर्डर पिलो में भी कुछ ऐसा रहता है क्या? नहीं नहीं, वो अलग सा, वो प्राइस एक्शन का अलग सा कानून है। ठीक है। अब मैं अच्छा। आपको यहाँ पर इसमें बस हमें पैटर्न्स देखना है और उस पर ट्रेड करना है। इसमें आपको, मैं आपको बताऊं, असल में इस ये जो जो तरीका जो मैंने आप लोगों को अभी सिखाया है, इसकी वैल्यू क्या है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। आप कोई भी मार्केट जो इंडियन स्टॉक में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, या फिर फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, आप सारी चीजों को भूल जाए, सिर्फ इसकी फॉर्मेशन वहां पर बनाएं, सही तरीके से ड्राइंग करें, पूरे चार्ट के ऊपर, मतलब लंबे चार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से ड्राइंग करें। उसके बाद रिजल्ट देखें, आपको सारी मार्केट के मूवमेंट की खबर मिल जाएगी कि मार्केट फॉलो किसको करती है। दुनिया की हर मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को फॉलो करती है जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया। क्योंकि हम बहुत बारीक से अंदर तक जाते हैं, छोटी छोटी मूवमेंट को देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं, कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखते हैं, कैंडलस्टिक के विक्स को देखते हैं। तो हमें जो बिल्कुल सादा सा कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये बिल्कुल सादा सा कॉन्सेप्ट है और मार्केट इसी के ऊपर चल रही होती है। जी सर। अभी आप लोग सवाल पूछिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ फॉरेक्स का। सर चार्ट पे थोड़ा सा प्लीज। चार्ट चार्ट पे में प्लीज सर करूं? दिखा। हाँ। सर चार्ट पे दिखा दे अगर आप थोड़ा पर्सनल, क्योंकि सर यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा और भी स्टक हो गया शहबाज है। बोल रहा है ना, या मुस्तफा बोल रहा है? मैं बस बोल रहा नहीं हूँ नहीं सर। सर, मैं नहीं। चलो ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो आपको हर जगह पे खुद ही नजर आ जाएगा। सर फॉरेक्स के लिए तो हम समझ गए इसको, लेकिन बाइनरी में सर फिर वो। तो बाइनरी में हम फ्लो के अंदर पैटर्न बनेंगे तो ट्रेड करेंगे उसको। अब यहाँ पर बोलो मैं ना थोड़ा सा एंगल। आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बस गौर से देखना है ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये प्राइस इस जगह से क्यों उठी, इसका मैं रीजन बताऊं। ठीक है, ये प्राइस इस जगह से क्यों उठी, इस वेव को किसने कंट्रोल किया था?
यस। बायर ने। ये बायर प्राइस इस जगह से क्यों उठी? इस जगह से क्योंकि बायर का ऑर्डर फ्लो बन रहा था, राइट। जी सर। अब इसको अगर माइनर यस तरीके से सर। जाऊं, अगर इसको माइनर तरीके से जाऊं तो इस जगह से ये प्राइस ऊपर क्यों उठी थी? ये ऑर्डर फ्लो बनाता बनाता नहीं बनाता, देखिए हाँ आपके सामने है ना। यस सर। फिर यस उसके सर। बना बाद था। ये, इसके बाद यहां पर बनी, फिर यहां से ये प्राइस इस जगह के विक बना के क्यों ऊपर गई? ये ऑर्डर फ्लो बना था, आप देखिए। यस सर। और हम क्या करते हैं फिर इसी तरीके से, जैसे ही ये ऑर्डर फ्लो बनता है हम उस जगह पे एक पैटर्न देखते हैं, हमें पता है कि कौन कौन से पैटर्न ऐसे अच्छे होते हैं जो बनते हैं और बाकी को ऊपर की तरफ खींच के लेके जाते हैं, खास करके पिन बार जैसे हैमर जैसे ऐसे स्ट्रांग टाइप ऑफ पैटर्न बनते हैं। अब यहाँ पर देखो कितनी एंट्रीज बन गई, 1 घंटे की कैंडल है। क्या क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कमी है? आप सोचें नहीं सर। कितना नो सर। सर सिंपल है। इसने तो यस सर फॉरेक्स को ही आसान कर दिया है। सिर्फ क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो इसको इग्नोर किया जाता है और नहीं समझते। अब यहां पर मैं आपको ये सेलर का दिखा रहा हूं, ठीक है। ये सेलर का देखें, ये बायर की वेव काउंट कर सकते हैं ना, बिल्कुल। इसको सेलर ने कंट्रोल किया। ये सेलर क्यों नीचे आ रहा है, इसका रीजन समझ में आ गया कि ये बायर की वेव को सेलर ने कंट्रोल किया था। जी फिर इस कंप्लीट बायर की वेव को यहां से सेलर ने कंट्रोल किया, तो यहां पर जो सेलर ने टच करके मार्केट नीचे गिराई, इसका रीजन समझ में आया। फिर इस जी जगह सर। को कैसे सेलर ने कंट्रोल किया, फिर इस जगह पे कैसे रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आई। फिर यहां पर इस वेव को कैसे सेलर्स ने कंट्रोल किया और इस जगह पे रिएक्शन दिया, कंसोलिडेशन मार्केट बनी, लेकिन बायर ने इसको कंट्रोल किया, मार्केट ऊपर गई, ट्रेंड चेंज हो गया, अब देखो ऊपर जा रहा है। अब यहां से लेके यहां तक अगर कोई बंदा ट्रेड किया जिसने, उसको ये बात समझ में आ गई, इस मेरी जो है ना स्ट्रेटजी को उसने यूज किया, फॉर एग्जाम्पल यहां से, तो अभी तक अगर यहां तक गया तो 181, नहीं ये कौन सा है, गोल्ड है ये, अरे तक 1850 पे, ठीक है। ये सर 1 घंटे की कैंडल है ना ये? 1 घंटे की एक कैंडल है, कैंडल। 1850 पे। तो यहां से यहां ओके। तक की मूवमेंट देखो 346 पे। फिर यहां से यहां तक की मूवमेंट देखो, तो ये लगभग 342 पे, साढ़े साढ़े 300 350 इस तरीके के पिप्स हैं, ऐसे मूवमेंट बन जी रही सर। है। तो पता चलता है ना, सिर्फ बंदा ऐसा करे कि भाई अगर बायर का ऑर्डर फ्लो है तो मुझे कौन सी एंट्री लेनी है, बाय की लेनी है, बायर और बाय बाय की एंट्री। जब बनेगी मैं एंटर होऊंगा, नहीं तो अभी चुप करके बैठा रहूं, ठीक है। ये चीज आ गई। अब हम इसको बाइनरी में कैसे लेंगे? अब बाइनरी में इसको इस तरीके से लेंगे कि आपने एक एक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना होता है ना, ठीक है। हाँ सर। आप छोटी छोटी सी वेव लेंगे, जब आप ट्रेड करते हैं आप छोटी छोटी सी वेव लेंगे। अब जैसे कि यहां पर ये बायर की मूवमेंट हुई, ये मार्केट आजकल सही नहीं चल रही, इस तरीके से वेव्स नहीं बन रही, नहीं तो वेव्स बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं। ये देखें यहां से प्राइस नीचे की तरफ आई, यहां से ऊपर की तरफ गई, यहां से नीचे की तरफ आई, ये प्राइस नीचे की तरफ यहां पर आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर यहां पर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई, ठीक है। ये इस तरीके से मूवमेंट बनी। हम इन मूवमेंट को इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेक करते हैं, सेल का कॉन्सेप्ट है ना ये। दे देखें क्या इसके अंदर प्राइस आई? नहीं आई, लेकिन इसके अंदर तो आई ना, इसके अंदर आई तो क्या बेरिश पैटर्न काम किया? जी सर। नहीं किया। इस मूवमेंट के यस अंदर ये सर। बियरिश पैटर्न ने काम किया और कंटिन्यूएशन साइन बनी, इसने काम किया अपना पूरा, ठीक है। फिर हाँ सर। ये छोटी वाली सी ये जो मूवमेंट बनी, इस मूवमेंट को आके इसी लेवल को टच किया, पैटर्न बनाया, कंटिन्यूएशन साइन दी, इसने काम किया। जी सर। फिर वापस मार्केट इस कॉन्सेप्ट को बनाती है ऐसे, यहां से बायर ऊपर की तरफ ना जा सके, फेल हो गए। रीजन समझ में आया क्यों? जी और सर। इस जगह पे मार्केट साइकिल को ट्रेड नहीं करेंगे, मोटिव काउंटर लास्ट डिफर न्यू मोटिव, क्योंकि हम किस में फंसे हुए हैं, किसके फ्लो में फंसे हुए हैं, जगह ही नहीं है बायर को ऊपर जाने के लिए। जी सर। तो सही इस सर। तरीके से आप माइनर लेवल्स को बनाएंगे। वो एक कैंडल हो, दो कैंडल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने बनाया आप ऐसे बनाएं। और जब आप एग्जांपल दिखाएंगे तो जिनको नहीं आया वो भी समझ में आ जाएगा उनको, और इस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करें, ऐसे जी समझे, सर। मतलब सिंपल तरीके से समझे, मुश्किल तरीके से आप ना समझे। तो अब ये ऑर्डर फ्लो की टेक्निक जो मैंने आपको बताई, ये आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखेंगे सेम टू सेम यही चीज आपको मिलेगी।
जो अभी जी फॉरेक्स में सर। मिली थी, गोल्ड में मिली थी, किसी भी पेयर के ऊपर मिली मिली। ठीक ओके है। सर। और आज के लिए काफी है इतना। ठीक है। सर, हेलो हाँ सर। हाँ बोले। सर ये आप जैसे हाईलाइट कर रहे हो ना, ये हम्म रेड, हम्म हम्म। सर ये आईक्यू में है नहीं, तो इसका कुछ मिल सकता है आप ये? देखो क्या, ये तो मैं जूम एप्लीकेशन से कर रहा हूँ ना। आप जब आईक्यू ऑप्शन पे ट्रेड करने के लिए जाएं या रिसर्च करने के लिए जाएं, उस वक्त जूम से एक मीटिंग ऑनलाइन कीजिए और जूम के एनोटेट से आप इस तरीके से हाईलाइट कीजिए और उसकी पिक्चर्स लेते रहें। तो जूम मीटिंग ऑन कीजिए उस वक्त, ऐसे यूज ओके करिए, सर। क्योंकि मैं जूम से करता हूँ। ठीक है। मेरे पास इसमें ठीक आईक्यू ऑप्शन में या कोई और अलग से एप्लीकेशन नहीं है, जूम वाली एप्लीकेशन सबसे अच्छी है। ठीक है। उससे आप ठीक एनोटेट है। कीजिए। ठीक है। आज के लिए ब्रदर ठीक। सब इतना है। कल इंशाल्लाह फिर कुछ और नया पढ़ेंगे, आगे चलेंगे सपोर्ट जी एंड सर। रेजिस्टेंस की तरफ। आज जो पढ़ा इसको आपने स्टडी करना है, अपने जहन में बिठाना है। जो आज की दोनों टॉपिक पैटर्न्स को हमने क्लियर किया, फिर जो ऑर्डर फ्लो के ऊपर आए, तो ये यूं समझे कि आपके लिए सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जी सर। मिलते सर हैं कल इसकी की वीडियो क्लास सर में। प्लीज आपने थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर देना ताकि हम देखें फिर ब्रदर, वीडियो का मसला ये है कि अभी जैसे मैं मीटिंग खत्म करूंगा, 10 मिनट लगेंगे, कन्वर्ट होगी जूम से मेरे पास आएगी। ठीक है। और इस वीडियो को जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, 2.5 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटा यूट्यूब ले लेता है इसको 4K में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से देर आती है, नहीं तो और कोई वजह नहीं है वीडियो लेट देने के लिए। ठीक है। सर 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 वो सर परसेंटेज आप वाला भेज देना सर। क्या कह रहे हैं? सर वो पैटर्न परसेंटेज वो वाला है भेज ना, दिया। वो भेज दे दिया दिया, भाई। दे भेज दिया दे दिया। देना। ठीक सर है सर। अगर आप टेलीग्राम में वीडियो अपलोड करते तो नहीं अच्छा नहीं, वहां होता। पर नहीं, वहां पर चलता ही नहीं है किसी के पास, किसी नहीं के पास चलेगी चलता है। भाई, दो नहीं दो चीजें चलेगी नहीं यार। करूंगा, एक ही बस सही है। यूट्यूब पे दे रहा हूँ, इतना आसान है, जब भी सही दिल चाहे है। आप देखते रहो। ठीक है। अल्लाह सर हाफिज। ओके ये सर। सही है सर यूट्यूब पर थैंक सर सही यू। है सर। सर। थैंक यू। सर